हेलो स्टूडेंट, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। इंडियन सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। जैसा कि सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका पूरे प्रशासनिक कार्यों को करती है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। व्यवस्थापिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होती है। यानी कि व्यवस्थापिका जो होती है पूरे देश के लिए विधि और विधान को तैयार करती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है, विधेयक पारित करती है। तो ये विधि निर्माण कार्य संस्था है। संसद प्रशासनिक अंग है, कार्यपालिका। इसी तरह से हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसको कि समस्त प्रकार के विवाद का निस्तारण करने का अधिकार प्राप्त है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जब हमारे भारत में बरतानिया हुकूमत का शासन था, उस समय भी 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत संघीय न्यायपालिका की, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। संघीय न्यायालय की, इसको संघीय न्यायालय बोला जाता है। 1935 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। और 1937 में इसके तहत इसने कार्य करना शुरू किया। संघीय न्यायालय ने 1935 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत 1937 से कार्य करना शुरू किया। 1937 में इसका गठन कर दिया गया। तब से इसको संघीय न्यायालय के रूप में जाना जाता रहा है। लेकिन जब हमारा भारत आजाद होता है और भारत का संविधान बन जाता है, तो भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रावधान कर दिया जाता है। और 28 जनवरी 1950 को यह जो संघीय न्यायालय होता है, यह उच्चतम न्यायालय के रूप में जाना जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का उच्चतम न्यायालय का गठन कर दिया जाता है 28 जनवरी 1950। यानी संविधान लागू होने के दो दिन बाद इस उच्चतम न्यायालय का गठन कर दिया जाता है, इसको स्थापित कर दिया जाता है। और 1950 से यह सुप्रीम कोर्ट कार्य करने लगती है। सुप्रीम कोर्ट कार्य करने लगती है इसके तहत। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, भारत क्या है, एक संघात्मक शासन वाला देश है। यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन केवल संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है, यहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था भी देखने को मिलती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, यानी कि चार प्रकार की जो शासन प्रणालियां हैं, इनका मिश्रण है, मिश्रित शासन व्यवस्था है। तो हमारे भारत में भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। और संघात्मक शासन व्यवस्था में विभिन्न विवाद होते रहते हैं। केंद्र और राज्य के बीच विवाद होते रहते हैं, राज्य और राज्यों के बीच विवाद होते रहते हैं, संघ और व्यक्ति के बीच विवाद होते रहते हैं। तो इस प्रकार के विवादों के निस्तारण के लिए एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। हालांकि हर राज्यों में भी अपने हाई कोर्ट हैं, हर राज्यों में उच्च न्यायालय हैं, लेकिन राज्यों का जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय का दायरा जो होता है वह केवल राज्य के अंतर्गत होता है, राज्य के बाहर नहीं होता है।
वह राज्य के आंतरिक मामलों में निर्णय दे सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, बिहार का उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय यह दूसरे राज्यों के विरुद्ध निर्णय नहीं दे सकती हैं, या इनका क्षेत्राधिकार दूसरे राज्यों तक नहीं है। लेकिन ये जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है या सर्वोच्च न्यायालय है, इसका क्षेत्राधिकार क्या है? पूरा भारत है। यानी पूरा भारत है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश, इसका पूरा क्षेत्राधिकार कहां तक सीमित है? पूरे भारत में सीमित है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सीमित है। और इसके जो निर्णय होते हैं यह पूरे भारत राज्य पर मान्य होते हैं। जितने 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश पर लागू होते हैं। तो इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है। अब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है, इसकी संरचना कैसे होती है, इसके कार्य क्या है, वगैरह वगैरह। वेतन भत्ते के बारे में मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय, आप तो समझ ही चुके होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन क्यों किया जाता है। क्योंकि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था है और जहां भी संघात्मक शासन व्यवस्था है वहां पे एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। हमारे यहाँ न्यायपालिका क्या है? एकहरी है, दोहरी नहीं है। जैसे ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में न्यायपालिका एकहरी है। अमेरिका में क्या है? दोहरी है। अमेरिका में एक फेडरल कोर्ट है, यानी कि संघीय न्यायालय है। पूरे यूएसए का एक संयुक्त संघीय न्यायालय है और राज्यों की अपनी अलग अलग न्यायपालिका है। हमारे भारत में न्यायपालिका की जो संरचना है, हालांकि कॉन्सेप्ट क्या है? अमेरिका का ही है, लेकिन न्यायपालिका का ये इकहरा स्वरूप है। यह जो है शीर्ष पे जो है, शीर्ष पे यह सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। फिर मध्य स्तर पे क्या है? हाई कोर्ट है। फिर इसके अधीन क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इसके बाद क्या है? अन्य कोर्ट है, यानी कि अदर कोर्ट हैं, जैसे कि राजस्व कोर्ट हैं, पंचायत न्याय पंचायत हैं, न्याय पंचायत है, वगैरह वगैरह। और यह सब इसी के अधीन चलते रहते हैं, यह सब इसी के अधीन चलते रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 1, अनुच्छेद 124 में यह कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसके मूल संविधान में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। यानी कि मूल संविधान के अंतर्गत जब हमारा संविधान स्थापित हुआ, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि, संसद के सदस्य संख्या में वृद्धि इत्यादि वृद्धि करने, परिवर्तित करने का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाती रही है। जैसे 1956 में संसद ने इसका न्यायाधीशों की संख्या को कितना कर दिया? 14 कर दिया। 1956 में 14 हो गया और 1977 में इसकी संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई। 1977 में इसकी संख्या 18 हो गई। 1986 में इसकी संख्या कितनी होगी? 25 हो गई, यानी कि 26 हो गई। 25 एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायाधीश हो गई। 2009 में इनकी सदस्य संख्या हो गई 31 हो गई। 2019 में इनकी सदस्य संख्या कितनी हो गई? 34 हो गई। ये वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय में 33 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, यानी कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 34 है। समय समय पर इनकी सदस्य संख्या में वृद्धि की जाती रही है आवश्यकता अनुसार। और ये सब करने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। अब ये गठन हो गया। नियुक्ति कैसे की जाती है? इनकी नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 124(2) में
दिया गया है, नियुक्ति का प्रावधान 124(2) में दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। किसकी नियुक्ति होगी? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वह वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन करता है, वरिष्ठता का सिद्धांत का पालन करता है। यानी कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया जाता है? जो सर्वोच्च न्यायालय में जो सबसे वरिष्ठ होता है, मोस्ट सीनियर होता है, उसी को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता रहा है। यही सिद्धांत है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? उसकी भी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब इनका कार्यकाल इनका कार्यकाल जो होता है वह नियुक्ति से अपने 65 वर्ष की अवस्था तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। नियुक्ति यानी कि या तो 65 वर्ष की अवस्था तक ये बने रहते हैं, अपने नियुक्ति से 65 वर्ष तक की अवस्था तक ये बने रहते हैं। 65 वर्ष की जहां ये होते हैं वहां ये इनको रिटायर कर दिया जाता है। 65 वर्ष के पूर्व ये स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकते हैं, या महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि जो राष्ट्रपति पे लगाई जाती है तो इनको संसद के द्वारा विहित प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता देखिए, पहली योग्यता होती है कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरी योग्यता है कि वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, या मुख्य न्यायाधीश रहा हो या अन्य न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो। तीसरी योग्यता है उसकी कि वह 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक राज्यों में वकालत कर चुका हो, कि वह 5 वर्ष तक किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, या 10 वर्ष तक वह एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में वकालत कर चुका हो। ऐसे लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संविधान में या सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 126 में यह कहा गया है कि यदि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त है तो एक कार्यवाहक न्यायाधीश उन्हीं सदस्यों में से, सर्वोच्च न्यायालय के उन्हीं सदस्यों में से एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। इनके अलावा यदि सर्वोच्च न्यायालय में विवादों की संख्या बढ़ गई है, गणपूर्ति नहीं हो रही है, तो कोरम को पूरा करने के लिए, कार्यों को शीघ्रता से निपटाने के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जा सकती है। तदर्थ न्यायाधीश की न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। इन तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये अनुच्छेद 127 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 127 में इसका प्रावधान है। किसका है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का अनुच्छेद 127 में इनका प्रावधान है। इनकी पदावधि तो हमने बता दिया आपको कितना होता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है? इनको हटाने की प्रक्रिया
देखिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है? इनको असमर्थता या कदाचार के आधार पे, मिस बिहेवियर, असमर्थता असमर्थता या कदाचार के आधार पे इनको हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को असमर्थता या कदाचार के आधार पे हटाया जा सकता है। और इसके लिए जो हटाने की प्रक्रिया है उसका पालन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा किया जा सकता है। और इसमें यदि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत आवश्यक होते हैं, किसी भी न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद के 2/3 बहुमत आवश्यक होते हैं। और उनका जो प्रस्ताव होता है राज्यसभा में 50 सदस्यों द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में 100 सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। यदि प्रस्ताव लोकसभा में पारित होता है, लोकसभा में लाया जाता है, तो उसकी जांच राज्यसभा में की जाती है। यदि प्रस्ताव, न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है, तो उसकी जांच लोकसभा के एक कमेटी के द्वारा की जाती है। और दोनों सदनों के 2/3 बहुमत जब पारित हो जाता है, तो फिर राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात उस न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इस तरह से न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है असमर्थता और कदाचार के आधार पे है, और प्रक्रिया वही है जो जिस प्रक्रिया के आधार पे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। शपथ, इनका जो शपथ ग्रहण होता है वह अनुसूची 3 में विहित की गई है। अनुसूची 3 में विहित की गई है न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण। और न्यायाधीशों का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का और नियंत्रण के महालेखा परीक्षक का जो शपथ का प्रारूप है वह एक ही है, वेतन भत्ते। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते समय समय पर बढ़ाए जाते रहे हैं। जैसे 2019 में जो इनका वेतन और भत्ते की जो वृद्धि की गई, वह मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन दिया जाता है? 2,80,000। और अन्य न्यायाधीशों का वेतन जो है, 2,50,000 है। इसके अलावा इनको भत्ते भी दिए जाते हैं, सरकारी सुविधाएं भी दिए जाते हैं, सरकारी आवास भी दिए जाते हैं। जितनी भी सरकारी सुविधाएं होती हैं, सब सरकारी सुविधाएं इनको प्राप्त होती हैं। उन्मुक्तियां न्यायाधीशों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कुछ उन्मुक्तियां भी प्राप्त है। अनुच्छेद 121 के तहत संसद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उन्मुक्तियां भी प्रदान की गई हैं। इसमें यह कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में, निर्णय के संबंध में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जाएगी, उनकी आलोचना नहीं की जाएगी। वह निर्णय दे सकते हैं, वह न्यायपालिका के संदर्भ में कोई भी आचरण, न्याय के संदर्भ में कोई भी आचरण वह कर सकते हैं, अपना सकते हैं। इस बारे में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। यह चर्चा का विषय नहीं होगा, यह प्रश्न का विषय नहीं होगा। उनके निर्णयों की सराहना ही की जाएगी, उनके निर्णयों का पालन ही किया जाएगा। यदि कोई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी की जा सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट को उन्मुक्तियां भी प्राप्त है, उनके न्यायाधीशों को उन्मुक्तियां प्राप्त हैं। कार्य और शक्तियां, पावर एंड फंक्शन। सुप्रीम कोर्ट के शक्ति एवं क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट के जो शक्ति है या इनके जो क्षेत्राधिकार है, इनको हम कई भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है अनुच्छेद 131 के तहत है। अनुच्छेद 131 के तहत
सुप्रीम कोर्ट को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार होता है, क्या होते हैं, या मौलिक क्षेत्राधिकार। ऐसे क्षेत्राधिकार, ऐसे निर्णय, ऐसे वाद जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किए जा सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं दायर किए जा सकते हैं। कहां दायर किए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही उस निर्णय की सुनवाई कर सकती है, उस विवाद की सुनवाई कर सकती है, और किसी भी कोर्ट में उस वाद को लाया नहीं जा सकता, उस मुकदमे को और किसी उच्च न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता है। वह कौन कौन से मुकदमे हो सकते हैं? जैसे जो है केंद्र या संघ या केंद्र सरकार और प्लस एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, जैसे कि केंद्र सरकार या संघ सरकार एक तरफ हो और एक राज्य या एक से अधिक राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य एक तरफ है, तो ऐसी स्थिति में सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही की जा सकती है, ऐसे मुकदमों की सुनवाई। दूसरा है संघ प्लस राज्य, यानी कि संघ सरकार और कुछ राज्य सरकार एक तरफ हो और कुछ राज्य जो हैं दूसरी तरफ हो, कुछ राज्य दूसरी तरफ हो, तो ऐसे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तीसरा, राज्यों के बीच विवाद, एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर, सीमा को लेकर या किसी भी विषय को लेकर किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे मामले की सुनवाई न तो बिहार हाई कोर्ट में होगी, न तो यूपी के हाई कोर्ट में होगी। ऐसे मामलों की सुनवाई कहां होगी? सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो ये कुछ इसकी क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, या इसको आत्यांतिक कहते हैं, आत्यांतिक क्षेत्राधिकार कहते हैं, आत्यांतिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। दूसरा है समवर्ती क्षेत्राधिकार, समवर्ती क्षेत्राधिकार। यह समवर्ती क्षेत्राधिकार क्या होता है? ऐसे मामले जो हाई कोर्ट में भी दायर किए जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किए जा सकते हैं, यानी कि हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किए जा सकते हैं। ऐसे मामले कौन से हो सकते हैं? जैसे कि मौलिक अधिकार से संबंधित विवाद है, मौलिक अधिकार से संबंधित विवाद। ये मौलिक अधिकार से संबंधित जो विवाद होते हैं अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में दायर किए जा सकते हैं। तो ये समवर्ती क्षेत्राधिकार हो गए, यानी कि जो हाई कोर्ट में, ऐसे मामले जो हाई कोर्ट में भी दायर किए जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी दायर किए जा सकते हैं, ऐसे मामले को समवर्ती क्षेत्राधिकार कहते हैं। तो ये जो है दो प्रकार के जो अधिकार है, क्या है? ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तीसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है? अपील संबंधी, यानी कि अपील कहां की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। जैसे कि 1950 के पहले जो भारतीय संविधान जब हमारा तैयार नहीं हुआ था, तो भारत का सर्वोच्च अपीली न्यायालय जो था कहां था? प्रिवी परिषद था। यानी कि भारत में 1935 भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत 1937 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती थी? लंदन के प्रिवी परिषद में की जा सकती थी। लेकिन जब हमारे भारत का संविधान लागू हो गया, भारत का उच्चतम न्यायालय बन गया, गठन हो गया, तो जो सर्वोच्च अपीली न्यायालय होता है वह क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ही होता है, सुप्रीम कोर्ट ही होता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध कहीं भी अपील नहीं की जा सकती है। तो यह सर्वोच्च न्यायालय जो है वो भारत का अंतिम अपीली न्यायालय है, अपीली सर्वोच्च न्यायालय है। यह अपीली क्षेत्राधिकार जो होते हैं, यह करीब 4 प्रकार के अपीली क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। पहला है संवैधानिक मामलों में अपील। अनुच्छेद 132 के तहत
संवैधानिक मामलों में अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। यानी कि हाई कोर्ट में जो मुकदमे चल रहे होते हैं, हाई कोर्ट में को लगता है कि इस मामले में विधि की व्याख्या संबंधी या संविधान की व्याख्या संबंधी या तथ्यगत प्रश्न निहित है, तो ऐसे मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। यानी कि ऐसे मामलों में अपील हम कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। संवैधानिक मामलों में अपील हम कर सकते हैं, संवैधानिक मामलों में। दूसरा है दीवानी। पहला क्या है? संवैधानिक मामलों, दूसरा है दीवानी मामले। दीवानी मामले अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 133 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में दीवानी मामले में अपील की जा सकती है। यानी कि सिविल मामले में अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट ने जो आप निर्णय दिया है, जो डिक्री दिया है, जो आदेश दिया है, उसके निर्णय से, उसके डिक्री से या उसके आदेश से हम संतुष्ट नहीं है, तो हाई कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, दीवानी मामलों में अपील कर सकते हैं। तीसरा है आपराधिक या फौजदारी। फौजदारी को हम आपराधिक करते हैं अनुच्छेद 134 के तहत। अनुच्छेद 134 के तहत किसी भी आपराधिक मामलों में जिसमें कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया हो, दंडादेश दिया हो, डिक्री दी हो या फिर निर्णय दिया हो, उसके निर्णयों के विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। चौथा है विशेष मामलों में अपील। विशेष मामलों में अपील अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 136 में विशेष मामलों में अपील यानी कि विशेष इजाजत। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट यदि समझता है कि इस मामले में जो दंडादेश है या आदेश है या डिक्री है, इस मामले में कुछ विशेष अपील की जा सकती है, तो विशेष इजाजत के तहत अनुच्छेद 136 के तहत याचिगढ़ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर सकते हैं, जिसको हम एसएलपी कहते हैं, यानी कि स्पेशल लीव, अपील फॉर स्पेशल लीव। तो ये चार प्रकार के जो मामले हैं यह सुप्रीम कोर्ट में दायर किए जा सकते हैं। तीसरा है परामर्श, चौथा है परामर्शी क्षेत्राधिकार। परामर्शी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को परामर्शकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं, यानी परामर्शकारी परामर्शकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकते हैं, राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति किसी भी मामले में जिसमें यह समझता हो कि ये इसमें विधि की व्याख्या संबंधी या संवैधानिक प्रश्न निहित है, ऐसे मामलों को वह सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से वह परामर्श ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से वह परामर्श ले सकता है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट उसे राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति उसके निर्णय को या उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कुछ परामर्शकारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। अभिलेख न्यायालय, पांचवा है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत, अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्रदान किया गया। अभिलेख न्यायालय क्या होता है? रिकॉर्ड। अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड, यानी कि अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसी शक्ति प्राप्त है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय दृष्टांत के रूप में समस्त भारत के उच्च न्यायालयों में मान्य होंगे। यानी कि कोई भी उच्च न्यायालय यदि उस किसी मुकदमे का फैसला सुनाता है तो वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णयों का पालन करेगा, यानी कि अभिलेख के रूप में, रिकॉर्ड के रूप में, दृष्टांत के रूप में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का अवलोकन वह करता रहेगा। पुनर्विलोकन का अधिकार, चौथा, पांचवा, छठा, पुनर्विलोकन का अधिकार।
पुनर्विलोकन का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 137 के तहत। इसको हम न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं। अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्राप्त है कि पूर्व में दिए गए निर्णयों को पलट सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट को यह संज्ञान में आता है कि अमुक मुकदमे में या अमुक वाद में कोई साक्ष्य रह गया था या निर्णय सही नहीं दिया गया है, तो उस निर्णय को वह पलट सकती है, यानी कि पूर्व के निर्णयों को पलट सकती है। इसको हम पुनर्विलोकन का अधिकार कहते हैं, यानी कि वह जो निर्णय है वह न्यायिक समीक्षा कर सकती है, अपने न्याय का पुनर्विलोकन कर सकती है, अवलोकन कर सकती है और उसको चाहे तो फिर से जारी कर सकती है। और इसी के तहत अनुच्छेद 137 के तहत है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है। यह न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है ये कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और इसमें न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब क्या होता है कि यह देखती रहती है कि संसद और कार्यपालिका ठीक से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, उचित ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, या संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार कार्य कर रहे हैं कि नहीं। तो यदि संवैधानिक प्रावधानों के अधीन वह कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनको कार्यों को या संसद के द्वारा बनाए गए विधियों को अवैध घोषित कर सकती है। जैसे कि संसद कोई विधि बनाती है, संसद कानून बनाती है, तो कानून की बनाने की एक प्रक्रिया होती है। वह प्रक्रिया कहां दी गई है? संविधान में दी गई है। यदि संसद संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान का उल्लंघन करके वह कानून बनाती है, तो यह सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम को अवैध घोषित कर सकती है। सातवां पॉइंट जो है वह कुछ मामलों में न्यायाधीशों सुप्रीम कोर्ट को अंतरण की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 139 के तहत, अनुच्छेद 139 के तहत अंतरण की शक्ति दी गई है, अंतरण की शक्ति दी गई है, अंतरण की शक्ति, यानी कि वह पूरे भारत में किसी भी मुकदमे को अपने पास मंगा सकता है या अपने मुकदमे को दूसरे एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। यानी कि वह पूरे भारत में जितने भी न्यायालय हैं, 28 राज्य जितने भी न्यायालय हैं, सारे न्यायालयों के मुकदमे को अपने पास मंगा सकता है। मतलब जिसको वह समझती हो कि यह मुकदमा, यह वाद उसके क्षेत्राधिकार के बाहर है, तो वह उसको अपने पास मंगा सकता है, या फिर उस मुकदमे को एक राज्य के उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर सकता है। इसको कहते हैं अंतरण की शक्ति। अंतरण की शक्ति अनुच्छेद 139 में दी गई है। और आठवां है आबद्ध कर विधियां। आबद्ध कर विधियां, यानी कि आबद्ध कर विधियां का तात्पर्य क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जो विधियां हैं, अनुच्छेद 141 में है आबद्ध कर विधियां दी गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो दिए गए निर्णय हैं वह समस्त भारत पर मान्य होंगे, समस्त भारत पर मान्य होंगे और सभी राज्यों पर मान्य होंगे। सभी न्यायपालिका, सभी राज्यों की उच्च न्यायालय इसका पालन करेगी। यह जो सुप्रीम कोर्ट है, यह सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों की संरक्षक, यह मूल अधिकारों की रक्षा करती है, मूल अधिकारों की रक्षा करती है। 10वां, संविधान की रक्षा करती है, संविधान की रक्षा करती है। संविधान की रक्षा करने का कार्य किसको है? सुप्रीम कोर्ट है। यह सुप्रीम कोर्ट जो है संविधान का संरक्षक है, साथ साथ मौलिक अधिकारों का रक्षक है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत हम कहा जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत हम कहा जा सकते हैं? हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस तरह से मौलिक अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, यह संविधान की रक्षा करती है, यह संविधान की भी रक्षा करती है। इग्रामा जो है इसको यह कर्मचारी तंत्र, यानी कि स्वतंत्र कर्मचारी तंत्र, स्वतंत्र
कर्मचारी तंत्र। सुप्रीम कोर्ट के जो कर्मचारी होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शक्ति विभाजन की प्रक्रिया अपनाई गई है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण है, भारत में शक्ति विभाजन है। यानी कि संसद विधि बनाने का कार्य, कार्यपालिका प्रशासन करने का कार्य, न्यायपालिका केवल न्याय करने का कार्य सौंपा गया है। और न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी कि न्यायपालिका के ऊपर न तो कार्यपालिका का दबाव होगा न तो व्यवस्थापिका का दबाव होगा। न्यायपालिका स्वतंत्र होगा। न्यायपालिका अपने कार्यों में सहायता करने के लिए, संपादन करने के लिए एक पृथक कर्मचारी तंत्र रखेगा और उसकी भर्ती से वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को होगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को होगा। तो सुप्रीम कोर्ट अपने कार्यों के लिए, कार्यों को पूर्ण करने के लिए मुंशी, क्लर्क, बाबू, स्टेनो, चपरासी वगैरह की नियुक्ति करती है। तो ये स्वतंत्र होते हैं, इस पर सरकार का कोई दबाव नहीं होता है, राजनीतिक दलों का कोई दबाव नहीं होता है, विधायिका का कोई दबाव नहीं होता है। इनके जो कर्मचारी होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों। तो इस तरह से इनको न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो हमने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के कार्यों में पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, उसमें क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा है समवर्ती क्षेत्राधिकार। तीसरा है अपीली क्षेत्राधिकार। चौथा है परामर्शकारी क्षेत्राधिकार। और पांचवा है अभिलेख न्यायालय के रूप में। छठवां है पुनर्विलोकन का अधिकार, यह है पुनर्विलोकन का अधिकार। सातवां है अंतरण की शक्ति। आठवां है कुछ आबद्धकर विधियां हैं। नौवां है मूल अधिकारों का संरक्षक है। 10वां संविधान की रक्षा करने का कार्य। 11वां स्वतंत्र कर्मचारी तंत्र, स्वतंत्र कर्मचारी तंत्र। अब मैं आपको एक नजर में डालूंगा अनुच्छेदवार, यानी कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वह भाग 5 में दिया गया है। अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक दिया गया है। मैंने आप लोगों को सर्वोच्च न्यायालय के गठन, नियुक्ति प्रक्रिया इत्यादि क्षेत्राधिकार के बारे में बताया। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 से 147 में स्थापित है भारतीय संविधान में, और यह भाग 5 में दिया गया है। अब मैं आपको अनुच्छेदवार थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा, अनुच्छेदवार कि 124 से लेकर 147 तक क्या क्या दिया गया है। मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 में गठन के बारे में प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे, सर्वोच्च न्यायालय का गठन यानी कि कितने सदस्य होंगे। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 सदस्य हैं। अनुच्छेद 124(2) में, अनुच्छेद 124(2) में नियुक्ति की प्रक्रिया दी गई है। नियुक्ति की प्रक्रिया दी गई है कि सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कैसे होगी और कौन करेगा। अनुच्छेद 124(3) में कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। कार्यकाल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 124(4) में। अनुच्छेद 124(4) में जो होती है वह हटाने की प्रक्रिया विहित की गई है। हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(5) में। अनुच्छेद 124(5) में जो है वह इसमें हटाने की प्रक्रिया यानी कि संसद को शक्ति दी गई है। संसद की शक्ति के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 124(6) में। अनुच्छेद 124(6) में शपथ का प्रारूप दिया गया है। शपथ का प्रारूप दिया गया अनुच्छेद 124(6) में। अनुच्छेद 124(7) में। 7 में न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हुए वकालत के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध किस पे? वकालत पर। वकालत पर प्रतिबंध लगाया गया है। न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वह पूरे भारत में कहीं भी वकालत नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं वह मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पुनः स्थान ग्रहण कर सकते हैं। तो 124(7) में प्रतिबंध लगाया गया है वकालत के ऊपर।
अनुच्छेद 125 में, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निर्धारित किए गए हैं, वेतन और भत्ते निर्धारित किए गए हैं। अनुच्छेद 126 में न्यायाधीशों कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान, कार्यकारी का मतलब कार्यवाहक न्यायाधीश, कार्यकारी का मतलब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। 128 के अंतर्गत जो रिटायर न्यायाधीश हैं, रिटायर जो न्यायाधीश हैं उनकी उपस्थिति के बारे में सुनिश्चित किया गया है कि मुख्य न्यायाधीश से उनको कोरम पूरा करने के लिए पुनः सुप्रीम कोर्ट में कह सकता है। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया गया है, अभिलेख न्यायालय के वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 130 के अंतर्गत इसके स्थान निर्धारित किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहां होगा, दिल्ली में होगा सुप्रीम कोर्ट का स्थान, यानी कि 130 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली में होगा। समय समय पर इसकी बैठकें अन्यत्र होती रही हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में और हैदराबाद में भी इसकी बैठकें, खंडपीठ की बैठकें हुई हैं। अनुच्छेद 131 में इसकी अधिकारिता के बारे में वर्णन किया गया है, यानी कि आरंभिक अधिकारिता के बारे में कहा गया है, आरंभिक अधिकारिता के बारे में कहा गया है। 132 जो है वह 132 संवैधानिक मामलों में अपील की जा सकती है, संवैधानिक मामलों में अपील की जा सकती है। 133 के तहत दीवानी मामलों में अपील की जा सकती है। 134 के तहत फौजदारी मामलों में अपील की जा सकती है। 135 जो अनुच्छेद 135 है यह संघीय न्यायालय की शक्ति के बारे में है, यह संघीय न्यायालय की शक्ति के बारे में है। 136 जो है अनुच्छेद 136 के अंतर्गत इसमें अपील के लिए विशेष इजाजत दी जा सकती है, विशेष इजाजत दी जा सकती है, किसके लिए, अपील के लिए। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार दिया गया है, यानी निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन किया जा सकता है, पुनर्विलोकन किया जा सकता है, निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन किया जा सकता है। अनुच्छेद 138 के तहत अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता में वृद्धि की जा सकती है, अधिकारिता में वृद्धि की जा सकती है, किसके द्वारा, संसद के द्वारा। संसद समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है। अनुच्छेद 139 के तहत रिट निकालने की शक्ति दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय रिट निकाल सकता है, रिट निकालने की शक्ति, यानी कि रिट होती है, कितनी रिट होती है, 5 रिट होती है। अनुच्छेद 32 में जो होती है 5 रिट दी गई है। पहला रिट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा क्या है, परमादेश, तीसरा क्या है, प्रतिषेध, चौथा क्या है, उत्प्रेषण, पांचवा क्या है, अधिकार परीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन ये 5 प्रकार की रिटें निकाल सकती है। अनुच्छेद 140 के तहत सुप्रीम कोर्ट को आनुषंगिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, आनुषंगिक शक्तियां प्रदान की गई हैं अनुच्छेद 140 के तहत। अनुच्छेद 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होंगी।
यानी कि कुछ आबद्ध कर विधियां दी गई हैं। आबद्ध कर विधियां 141 के तहत। अनुच्छेद 142 के तहत क्या दिया गया है? अनुच्छेद 142 के तहत, तो 42 में यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारिता के प्रयोग में अपने समक्ष लंबित किसी भी वाद या विषय में डिक्री या आदेश को पारित कर सकती है। अनुच्छेद 143 में परामर्शी शक्तियां दी गई हैं। परामर्शी शक्तियां दी गई यानी कि परामर्शकारी शक्तियां, यह परामर्श दे सकती हैं। या किसको परामर्श दे सकती है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अगर किसी भी विषय पर परामर्श मांगना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट उस पर परामर्श दे सकती है। अनुच्छेद 144 के अधीन 144 अनुच्छेद 144 जो है वह सभी सुप्रीम कोर्ट सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी जो होंगे वह उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। यानी कि जितने भी न्यायिक अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी, यह सब किसके अधिकारी होंगे? सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी होंगे। कहा गया, किस अनुच्छेद में कहा गया है? 144 अनुच्छेद में कहा गया है। अनुच्छेद 145 पर आते हैं। अनुच्छेद 145 में यह कहा गया है कि न्यायालय जो है अपना नियम बनाने के लिए स्वतंत्र होगी। नियम बनाने के लिए स्वतंत्र होगी। नियम बनाना, न्यायालय जो होता है वह अपना नियम बना सकती है। लेकिन इसको राष्ट्रपति का अनुमोदन होना चाहिए। अनुच्छेद 145 में यह भी प्रावधान है, 145(3) में, अनुच्छेद 145(3) में भी कि किसी भी निर्णय पर, यानी कि किसी भी निर्णय के लिए जैसे कि संवैधानिक मामलों पर या परामर्शकारी निर्णयों पर कम से कम 5 न्यायाधीशों की सहमति आवश्यक होती है। जैसे जो संविधान पीठ है, जो पीठ होती है, संवैधानिक पीठ होती है, उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। अधिक से अधिक 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11, लेकिन कम से कम 5 न्यायाधीश तो होना ही चाहिए। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत, अनुच्छेद 146 के अंतर्गत अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति सेवा शर्तों का प्रावधान किया गया है। यानी कि 146 जो है स्वतंत्र कर्मचारी तंत्र का उल्लेख करता है और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही की जा सकती है। तो आप सभी लोगों ने आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना और सुप्रीम कोर्ट के कार्य और क्षेत्राधिकार को भी मैंने बताया, अनुच्छेदवार भी बताया। इस अनुच्छेदवार को जो मैंने बताया है इसको आप याद कर सकते हैं और या फिर स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। इस वीडियो का स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। मैंने अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 146 तक आपको बता दिया। 124 से लेकर यह 146 तक आपको अवगत कराया। तो इस तरह से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वह भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च अपीली न्यायालय है। वह भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में दिया गया है और इसी के अधीन समस्त उच्च न्यायालय कार्य करते हैं, जिसके वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या जो है वह 34 है। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम के द्वारा की जाती है। इस कोलिजियम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। यानी कि न्यायाधीशों का एक पैनल होता है, उन्हीं की संतुष्टि के आधार पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो ये रहा सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। तब तक के लिए धन्यवाद।